लेकिन गाने हम कभी नहीं भूलते। आज भी हम पुराने से पुराने 1940 1950 से गाने सुनते हैं। हमको फिल्मों के नाम भी याद नहीं होते, लेकिन वो गाने हमें याद रहते हैं। बल्कि मुझे बहुत याद है कि एक बार मैंने रेडियो पे आ रहा था, तो उन्होंने मेरी पसंदीदा गानों की लिस्ट मांगी। मैंने एक गाना उसमें दिया, गम दिए मुस्तकिल इतना नाजुक है दिल हाय न जाना वगैरह। मैंने घर पे आके जब गुफ्तगू की तो मुझे बड़ी गालियाँ पड़ी, तुम बूढ़े हो गए और तुमको कौन से नए दौर का गाना देना चाहिए, इको कम करो इसकी, नए दौर का गाना देना चाहिए, कौन से पुराने गाने दे के रखे हैं। लेकिन बहरहाल उस गाने में भी कोई ऐसी बात थी, के शहर साहब ने वो गाना गाया है और के दिल को छूता है। और आज 2019 में भी बहुत सारे गाने लिखे जा रहे हैं, लड़की ब्यूटीफुल कर गई वगैरह वगैरह। गाने का सफर एक कहां से कहां तक आ गया। गाने की बुनियाद शायरी पे होती है, जो शायर नहीं है वो गाना लिख ही नहीं सकता है। बुनियादी शर्त है शायरी, उसको आना चाहिए, उसको ख्याल आना चाहिए, उसको फिक्र होनी चाहिए। और गाना जैसे कि आप सब जानते हैं और जैसे हमारे पैनलिस्ट आपको बताएंगे कि गाने दो जरूरी रिक्वायरमेंट पे लिखे जाते हैं। एक तो ट्यून, कि गाने की ट्यून दी जाती है कि मतलब मीटर उसका सेट कर दिया जाता है कि साहब इस मीटर पे ही लिखना है। और दूसरी सिचुएशन, किस हालत में वो गाना गाया जाने वाला है या फिल्म में प्ले होगा। सिचुएशन का मतलब सीधा सीधा ख्याल से है कि उस ख्याल को आपने कैसे बरतना है, और ट्यून का सीधा सीधा ताल्लुक जो है वो मीटर से कि किस मीटर में आपको उसको पेश करना है। ये दोनों चीज़ें शायरी की बुनियाद भी हैं। जैसे कि इसके पिछले सेशन में जावेद साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि लफ्ज़ और ख्याल ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन समाज बदलता है, लोग बदलते हैं, प्रेफरेंसेस बदलती हैं, चैलेंजेस बदलते हैं, रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं, नीड्स बदलती हैं, इमेजिनेशन बदलती है। इसलिए हर दौर अपना लिटरेचर लेके आता है, अपने मफाहिम लेके आता है, अपने मीनिंग्स लेके आता है। इंसान की जिंदगी में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या वो चीज़ें हम देख पा रहे हैं। इसके लिए आज जो पैनल हमारे पास है, इससे बेहतर पैनल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ये तीनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं ये फिल्मों में भी लिखते हैं, ये फिल्मों के अलावा भी शायर हैं, ये मुशायरों में भी पढ़ते हैं, ये अरबी महफिलों में भी जाते हैं। तो इनका जो रेंज ऑफ एक्सपोजर है और इनकी जो रेंज ऑफ कैपेबिलिटी है, ये खालिस अरबी से लेकर फिल्मों तक ये पूरे इस औसत कज़ा पे मुहित है, ये पूरे इस लेवल पे फैली हुई है। तो हम इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। अब चूंकि आलोक भाई, इनका ताल्लुक जर्नलिज्म से भी रहा, रिसर्च भी किए, शायर भी हैं, इनके कई गाने लिखे गाए गए हैं, लिए गए हैं, तो इनके हवाले से आप ब्रीफली इस चीज़ को तारुफ कीजिए कि फिल्मों में जो नगमा नगारी का सफ़र पिछले 70-80 सालों में आप देख रहे हैं, उसकी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री आप कैसे लोगों को पेश करेंगे। हिस्ट्री तो मुझे लगता है कि आपने अपने वक्तव्य में ही बता दी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले जब मौसीक़ार होते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे, वो गीतकार भी बहुत अच्छे होते थे, शायर भी बहुत अच्छे होते थे, और जो गीतकार होते थे, शायर होते थे, वो मौसीक़ार भी बहुत अच्छे होते थे। आप किसी शायर का नगमा उठाएं, आज सोचा तो आंसू भरा है, मुद्दतें को भी मुस्कुराए। अब मदन मोहन जब इसको बना रहे हैं तो ये गज़ल आपको कहीं से गज़ल नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि आप एक गीत से होकर गुजर रहे हैं। वजह ये होती थी कि अब ऐसा अब होने लगा फिल्मों में कि एक धुन बन गई है। अब वो धुन गीतकार को या गीतकार के समझ में या उसके आहंग में, उसकी लय में आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन उसको उसमें लफ्ज़ भरने हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक रियाज होता था कि शंकर जयकिशन भी बैठे हैं, शैलेंद्र भी बैठे हैं, राज कपूर भी बैठे हैं, और तीनों मिलकर, चारों मिलकर एक नगमा रच रहे हैं, एक धुन निकल के आ रही है, उस पर कुछ लिखा जा रहा है। जब आप साहित्य के गीतों को किताब में पढ़ेंगे तो वो शायरी लगेंगे, और जब आप फिल्म में जाएंगे या आप आम्रपाली देखेंगे या चित्रलेखा देखेंगे
संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को तो अपना ना सके, उस लोक में भी तुम पाओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म। अब ये पूरी नज्म है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओ। ये साहित्य साहित्य क्यों है? क्योंकि साहित्य सिर्फ शायर नहीं है, साहित्य मौसीकार भी है। साहित्य के अंदर एक पहल भी है, साहित्य के अंदर एक लय भी। आज जो गीत आते हैं या जो गीतकार भी आते हैं, मुझे माफ करें, मुझे कहीं लगता है कि जो उर्दू का बैकग्राउंड है या जो छंद का विधान है, जिसकी बात कल अशोक भाई साहब भी कर रहे थे लोकगीतों का, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग है। इस वजह से धुन तो आप तक पहुंचती है, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहूंगा वो मेरी शान, ये आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो चीज नहीं पहुंचेगी कि दिल की नाजुक रगें टूटती है, याद इतना भी कोई ना है। ये आपको बगैर या राजा मैंने एक अजीब तरह की किताब, हर एक गीत होता है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मेरी पसंद का कौन सा गीत है, तो मैं एक गीत कोट करता हूँ, और वो गीत मैं इसलिए कोट करता हूँ कि वो गीत जहां से आप देखेंगे वहां से आपसे बात करता हुआ, आपसे मुखातिब होता हुआ नजर आए। फिल्म थी मेरा साहिब, बहुत सारे लोगों ने सुना, मदन मोहन साहब का म्यूजिक था, राजा मेहंदी लिखा था, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साया। अब आप इमेजिन कीजिए, मैं एक रिश्तों को ज्यादा लिखने वाला लेखक हूँ, कवि हूँ, तो मैं अक्सर अपनी माँ के बारे में जब सोचता हूँ, आपको लगेगा मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप पहुँच जाएंगे, तो मैं जब अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि ये गीत तो नायिका की तरफ से लिखा ही नहीं गया। तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर आऊँ या ना आऊँ तेरे पास आऊँगी मैं, तू देखा रुख करेगा मेरा सारा सारा। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं भी रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू, तू जिधर का रुख करेगा मेरा सारा सारा। तो ये जो एक सफर है, जो लेगेसी है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सवाल का जवाब यहाँ मुकम्मल होता है वन लाइन में। वो ये कि गीतकार का मौसीकार होना बेहद जरूरी है, और मौसीकार का गीतकार होना भी उतना ही जरूरी है। ये चीज़ मुझे एक बार और समझ में तब बहुत स्ट्रांगली आई जब 12-15 बरस पहले जगजीत जी ने एक गज़ल मेरी कंपोज की, और मुझे फिर अगर मैं कहूँ बहुत बेतकल्लुफ़ी से, तो मुझे कहना, उस गज़ल को कंपोज करके मुझे कहना सिखाया। तो गज़ल थी कि बेवफा है कि बावफा क्या है, उसका मतलब यूँ था, उसके बारे में सोचना क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब शेर तो सारे अच्छे हैं, लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है, तो तुम मतलब नया कहो। तो मैंने कहना शुरू किया, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हाँ ये ठीक है, ये रिलेट कर रहा है, अब इससे मिसरा लगाओ, तो ये सारा कन्वर्सेशन हो रहा है। अब वो जो मौसीकार है, वो जो गज़ल गायक है, उसके पास पोइट्री है, तभी वो कह रहा है कि उसको मिसरा ऐसा लगना चाहिए कि ये ठक से दिल पे लगे। तो मतलब ये हुआ कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। बहुत अच्छा। ये इंस्पिरेशन उस मौसीकार की थी, उस गाने वाले की थी, कि जिसने अंदर के शायर को पैदा किया और उससे कहलवाया। तो मुझे लगता है ये चीज़ें मिसिंग है, ये एक डोर टूटी हुई है, जिसको मेरे ख्याल से मेरे दोनों बड़े सीनियर गीतकार और इसी हवाले से शकील भाई, इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? अब दिल लेने की बात भी चली गई और हुनर भी चला गया, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल मुझे एक वाकया याद आ रहा है। जगजीत सिंह साहब और निदा पात्री साहब अपनी फील्ड के दोनों बड़े आर्टिस्ट थे, और दोनों की एक जोड़ी थी। फिल्म के बाहर दोनों ने बहुत एक साथ काम किया, गज़लों पर, दोहों पर। तो वो नस्ल निकाल भी थे, निदा साहब शायरी भी करते थे और नस्ल भी लिखते थे। उन्होंने एक मजमून लिखा जगजीत जी पे, अखबार में छपा हो,
वो लिखा था उन्होंने कि जगजीत सिंह की आवाज खुदा की देन है। जगजीत सिंह साहब ने अखबार में वो मजमून पढ़ा और निदा साहब को फोन किया और उनसे शिकायती अंदाज में उनसे कहा कि निदा फाजली, तुम्हें ये भी लिखना चाहिए था कि जगजीत सिंह ने खुदा की इस देन की हिफाजत की। तो शायरी हो या कहानी हो, शायर पैदा होता है खास तौर से, बनता नहीं होता। इसी तरह से म्यूजिक डायरेक्शन जो है, जो ट्यून है, जो धुन है, वो भी पैदा होती है, बनाई नहीं जाती। आप गिटार बजाना सीख सकते हैं, ट्यून बनाना नहीं सीख सकते किसी भी कारखाने में, किसी भी फैक्ट्री में, वो आमद होती है। तो उसके लिए एक पहले तो ये है कि आप पैदाइशी शायर हो या पैदाइशी कंपोजर हो। दूसरी बात यह है कि एक लंबे रियाज की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर साहिब लुधियानवी, शकील बदायूंवी, कैफी आजमी, मजनू सुल्तानपुरी वगैरह वगैरह जितने भी आप नाम ले लें, ये शायर होते ही फिल्मों में नहीं आते, जबकि ये लोग असली पैदाइशी शायर थे और सब किताबों के जरिए से आए थे। जब कैफी आदमी आए थे तो उनकी किताब आवारा सत्य छपी। मजनू साहब मुशायरों से होते हुए फिल्मों में आए, शकील बदायूंवी भी मुशायरों से होते हुए फिल्मों में आए। तो इन लोगों का एक लंबा रियाज था, ये जबान भी जानते थे और असली शायर थे। जब आप जबान को आप तभी तोड़ सकते हैं जब आप उसके पारखी हो, जबान को पहले आप ठीक से समझते हो, जानते हो, तो आप उसको तोड़ भी सकते हैं, अल्फाज के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं जानते जबान को, उनको पता ही नहीं है कि भाई इस लफ्ज को, जैसे मिसाल के तौर पर गुलजार साहब की जो शब्दावली है, जो उनकी लुगत है, जो उनका डिक्शन है, वो बहुत वसी है, बहुत फैला हुआ है। हमारा जो मुल्क है इसमें ये बहुभाषी है, बहुत सारी ज़बानें हैं और फिल्मों में जो गीतकारी है उसमें अलग अलग ज़बानों के अल्फाज, उर्दू या हिंदी जो भी हमारी फिल्म की ज़बान है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, तो उससे उसात आती है, फैलाव आता है। तो जब तक आप ज़बान नहीं जानेंगे, गुलजार साहब ने इसका ज़्यादा मतलब फायदा उठाया है और उनका जो डिक्शन है गीतों में भी, फिल्मों में, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। तो ये जो हुआ है कि हमारे पास रियाज नहीं है, हमने वो मेहनत नहीं की, हमने वो सीखा नहीं। आज तो मामला ये यहाँ तक आ गया है कि एक आदमी, एक लड़का या एक लड़की जो सिंगर बनने आया है कोई हमारे यहाँ फिल्मों में, वो गीतकार बन जाता है। वो सिंगर नहीं बन पाया तो चलो गाने लिख लेते हैं। डायरेक्टर बनने आया, वो डायरेक्टर नहीं बन पाया तो चलो गाने लिख लेते हैं। गाना लिखना इतना आसान हो गया है और ये आसानी सिर्फ इसलिए पैदा हुई है कि ट्यून पे गाने आज 99% गाने ट्यून पर लिखे जाने लगे। तो ट्यून पर कोई भी गाना लिख सकता है, अब वो कितना अच्छा और कितना बुरा ये अलग है। गाना कोई भी लिख सकता है, आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ, कैसर खालिद साहब भी लिख सकते हैं और संदीप नाथ साहब भी लिखते हैं और आलोक श्रीवास्तव साहब भी लिख सकते हैं। तो ये जो आसानी पैदा हुई है ट्यून पे लिखने की, अल्फाज फिट करने, वो चाहे कुछ भी हो। मैं तो यहाँ तक आपको बता रहा हूँ कि और यकसानियत आज जो हमारे फिल्में अच्छी बन रही है, बहुत संजीदगी आई है फिल्मों में, लेकिन गाने वाकई में अच्छे नहीं बन रहे हैं और एक जैसी बीट, एक जैसा म्यूजिक, एक जैसा कंपोजिशन और एक जैसी कुछ लाइनें, जैसे तू मेरी जन्नत है, तू मेरी रहमत है, मैं तुझमें खो गया हूँ, एक ही फैक्ट्री का माल, वगैरह, एक ही फैक्ट्री का माल, मतलब कहीं से भी कोई लाइन उठा के आप क्रिएशन खत्म हो गया है। तो वो क्रिएशन इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि असली शायर नहीं है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। असली शायर, उसके पास थोड़ी ईगो होती है, थोड़ी अना होती है ना। वो डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर नहीं लगा सकता, क्योंकि डायरेक्टर से गाली नहीं सुन सकता। सांप पे तो जहर होगा ना भाई, जहर निकाल तो क्या बचा, कितना हो जाएगा वो। तो आर्टिस्ट तो जहरीला होना ही चाहिए। अब शायर अपनी ईगो के साथ पहुंचता
पहुंचता है बम्बई, पता चला यहाँ सोने की जगह नहीं है, रखने की जगह नहीं है, बड़ा पाँव खा रहा है, भाग रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर फोन नहीं उठा रहा है, ठीक है, वो तंग आ जाता है। और फिर उसमें कभी उसको काम मिलता है तो ये बदल दो, वो बदल दो, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, हमें शायरी नहीं चाहिए, हमें तो गाना चाहिए। वो बेचारा झुल्ला के वापस पटना चला जाता है, आजमगढ़ चला जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे करके मैं आपको रोकूंगा, एक मिसाल पेश करूंगा हमारे श्रद्धेय गोपाल दास जी नीरज का। नीरज जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाने फिल्मों में दिए और लास्ट में तंग आकर फिल्मी शायरी उन्होंने छोड़ दी और वापस लौट गए। अब शकील भाई बात करते धक्का मिलेगी, और जैसे मुझे याद आता है डॉन एरिया ने एक बार कहा था कि वो बहुत सारे लोग जो लिख रहे हैं उन्हें भी पढ़ना चाहिए था। तो ये जो वोकैबुलरी की कमी है, होता क्या है कि जैसे पिछले सेशन में भी बात हुई कि किसी खास जज्बे को एक्सप्रेस करने के लिए कई शब्द होंगे, 2 4 5 6 शब्द हो जाएंगे, लेकिन उसका फील कैसा आएगा साउंड का, वो एक शब्द पे जाके रुकेगा और वो शब्द आपको तलाश करते हुए जड़ना है। जैसे आप नगीना बनाते हैं ना, तो कौन सा पत्थर किधर लगेगा, वो पत्थर उसी हिसाब से उसी जगह पे जड़ा जाएगा। अब चूंकि ये वोकैबुलरी कम होती जा रही है, हम क्या करते हैं कि जो वोकैबुलरी हमको आती है उसको परोस रहे हैं। उसकी एक बड़ी एग्जांपल है इंग्लिश के शब्दावली, जो आज हमारे गाने इंग्लिश के लफ्जों के बिना अधूरे समझे जाते हैं। और संदीप भाई चूंकि ताजा वारदान में कुछ हवाएं गुल हैं, तो मैं आपके व्यूज इस पर जानना चाहूंगा किस हद तक जरूरी है जो अच्छा शायर है किसी भाषा का, हिंदी का हो, उर्दू का हो, वो बुनियादी तौर से अपने भाषा में सोचता है और शेर कहता है, वहां उसको पकड़ के करते नहीं, भाई इसमें अंग्रेजी के 2 शब्द तो आने ही चाहिए, तब जाके ये हिट होगा यूथ में। देखिए, मैं अब पहले अपनी कहानी से अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई 2003 में और मेरा पहला डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा। तो मुझे लगा इसके सरनेम में वर्मा थी, शायद उत्तर प्रदेश के इधर का वर्मा तेलुगु आदमी है, खुद एक तेलुगु आदमी है जिसका मोहब्बत पे विश्वास ही नहीं है। उसकी सारी फिल्में देखेंगे अंडरवर्ल्ड जैसी फिल्में होती है, पर एक अच्छी बात है कि उसकी फिल्मों के नाम बड़े हिंदी निश्चित होते हैं। सत्या, निशब्द किसी और ने नहीं रखा, उन्होंने रखा अपनी फिल्म का नाम वास्तुशास्त्र, इस तरह के नाम होते हैं हिंदी फिल्मों में। तो उस आदमी के साथ मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ, फिल्म का नाम है भूत। और भूत के सारे गाने बन चुके हैं, मैंने उनके पास स्क्रिप्ट राइटर दिया था, लेकिन और किसी और फिल्म के लिए स्क्रिप्ट की बात होनी थी। और भूत का उन दिनों 8 गानों का एल्बम में 8 गाने होते थे, 4 या 8 कैसे होते हैं। वो टी सीरीज ने कहा कि एक गाना भी काफी साथ में आपने 8 चाहिए मुझे, और भूत के ऊपर सब तरीके से मैं भूत हूँ ये वो सब बन चुका है। तो अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो सारे सवाल हैं उसका कैसे इस्तेमाल होता है रियल जिंदगी में क्वेश्चन के ऊपर। तो जिस आदमी को अप्रूव करना है वो एक तेलुगु आदमी है, जिस कंपनी को गाना लेना उसको सिर्फ गिनती का 8वां गाना भेज दो तो मैं जल्दी से इसको कैसेट को मुझे निकालना है, क्योंकि फिल्म के उसने म्यूजिक खरीदा है, काफी पैसा देगा, बड़ी स्टार कास्ट इसमें अजय देवगन, बहुत सारे एक्टर्स, और भूत में कुछ बचा नहीं। तो अच्छा मैं उनसे ये कह रहा सर मुझे ये पता चल सकता है कि बाकी गाने क्या लिखे गए, मैं कम से कम उस हो सकता है ऐसा कुछ लिखूं जो शब्दानों में प्रयोग। पहले एक आदमी गाना लिखता था, एक फिल्म थी, उसको पता होता था कि मैं पिछले गाने में क्या लिखा, अगले में क्या लिखा, कहानी का ऑर्डर क्या है, उसी तरीके से प्लस एक या म्यूजिक बना था तो मुझे पता था इस गाने में मैंने गिटार यूज किया तो मैं इसमें तबला करूंगा ये इस तरीके से, और कहानी और सिचुएशन को साथ में। अब मुझे मैं पूरा अंधारा मुझे पता है कि बाकी 7 गाने क्या हुए हैं। अच्छा वो भी 2-3 अलग अलग लोगों ने होते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि और सबको इतनी हड़बड़ी में रिलीज डेट आ चुकी है, हर वक्त में एडिटिंग करना ये करना, वो सब ज़्यादा कुछ तो रिलेटेड हो जाएगा, इतनी बड़ी पिक्चर थी। तो मैंने उनसे पूछा कि सर मतलब किस तरह गाना, बोले रियलिस्टिक खुद पे गाना बना। मेरी फिल्म में जो है वो वैसा पुराने ज़माने में जो सफ़ेद साड़ी पहन के चलती थी औरत, वैसा नहीं होना चाहिए और उतना मीठा नहीं चाहिए। मुझे एक रियली में एक हॉरर सॉन्ग चाहिए। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि रियली हॉरर सॉन्ग होगा कैसे, हॉरर तो क्रिएट होगा म्यूजिक से। अच्छा मैं उनसे ये भी नहीं कह सकता फिल्म के रशेस दिखा दो, दैट यू हैव प्रॉपर दैट आई विल टेक केयर ऑफ, यू जस्ट गिव मी अ सॉन्ग एंड डोंट आस्क मी सो मेनी क्वेश्चंस। इतना बोल के वो घुस गया वेटिंग में। मैं तो टेंशन बाहर था, ये मेरे सामने 2 रास्ते बचे, या तो मैं कुछ को करके ले आऊं या मैं यहाँ से वापस जाऊँ। 3 साल में उसके पहले बॉम्बे में आके मैंने इसलिए नौकरी कर ली थी क्योंकि वो फोन नहीं उठा रहे थे लोग, 1-2 बार ऐसा हुआ तो मैंने नौकरी ले ली। तो मैंने अंदाज से कुछ लिखा, चांस की बात है कि वो अंदाज सही पड़ गया। यहाँ मेरी कोई शायरी मेरी 2 किताब लिखी जा चुकी थी, दिल्ली से मैं गया था या जर्नलिस्ट था वगैरह वगैरह, इसका कहीं कोई इस्तेमाल ही नहीं था। अब इस स्थिति में गीतकार क्या करेगा, जो मेरे साथ हुआ मैं तो वो बता रहा।
तो उसके बाद वो गाना आया और उसमें मैंने जो लिखा था दिन है ना ये रात थोड़े से है अंधेरे में, इस तरह से वो गाना उसको एकदम पसंद आ गया, वो गाना रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पिक्चर मेरी जिंदगी में आती है छठी पिक्चर जिसका नाम है स्विच 3। वो इसलिए मुझे मिली, मधुर भंडारकर ने उसके पहले फिल्म बनाई थी एक चांदनी बाग, इसमें कोई गाना नहीं था जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड वगैरह मिल गया था। तो मुझे था कि कभी इनके साथ काम करने का मौका मिल जाए तो यार बड़ा डायरेक्टर अच्छा है, अच्छी फिल्म बनाई, लेकिन म्यूजिक तो ही इनकी म्यूजिकल सोच कैसे कुछ पता नहीं। और एक फिल्म शायद वो और बना चुके थे सत्ता, उसमें भी कुछ खास म्यूजिक वगैरह था, कोई पॉलिटिकल ड्रामा था। अब वो फिल्म बना रहे हैं पेशली, और उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर से ये कहा, जिसके साथ में कुछ ऐड जिंगल करता था, इसलिए मेरी दोस्ती थी कि आप मुझे कुछ ऐसा बड़े लौटे हुए जर्नलिस्ट था और वो गाने भी लिखता है, बोले हाँ मेरी कहानी जर्नलिस्ट को आपको बोला, उनका फिल्म मुझे मिला, मैं पहुँच गया। अब मधुर भंडारकर अपनी कहानी को बहुत अच्छी तरीके से बताते रहेंगे। होता ना कोई आदमी बहुत अच्छा नायटर होता है, कोई अच्छा नायटर नहीं होता, तो उस तरह से और दूसरे की कहानी किसी ने फिल्म की बड़ी उलझी हुई थी, उसमें सीधा हीरोइन नहीं थी, उसमें 3 लड़कियां थी, उनकी कहानी ऐसे बोली हुई थी। तो और मधुर भंडारकर खुद एक मराठी आदमी है, और वो प्योर मराठी नहीं है, मैंगलोरियन मराठी है, वो जो इलाका है, तो उसमें भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। और उसके पहले उसकी किसी फिल्म का कोई गाना आपने पहले सुना नहीं कि ये डायरेक्टर किस तरह से गाने बनाता होगा, कोई नजीर नहीं है। तो घूम फिर के अच्छा, और उसने आपको ऐसा बनाते गाना मेरी जान कि मैं लता बैठा गवाना चाहता, ये एग्जैक्ट उन्होंने ऐसा मुझसे ये एक और मुझको रख दिया। अच्छा, उसके जाने के बाद एक निकला म्यूजिक डायरेक्टर, अच्छा गीतकार के 3-4 पिताजी होते हैं, एक जैसे उसका पिता है म्यूजिक डायरेक्टर, दूसरा पिता डायरेक्टर, तीसरा पिता प्रोड्यूसर, चौथा पिता है हीरो। और अगर हीरोइन पे गाना तो वो भी बुलाएगी ऐसा मुझे लिख दीजिए अगर मैं हिट हो जाऊँ, उसके समझ में नहीं आएगा मैं किसका विजन लेके चलूँ, मैं डायरेक्टर का विजन फॉलो करूँ, प्रोड्यूसर का करूँ, हीरो का करूँ, हीरोइन का करूँ, ये म्यूजिक डायरेक्टर का मेरे ख्याल से। अच्छा तो हाँ, तो अब क्या हुआ कि मेरे समझ में नहीं आया क्या क्या करूँ। फिर उन्होंने जो नरेशन दिया उसमें से एक बात आई, रिश्ता टाइप में कुछ मुझे रिलेशंस की कहानी है, ऐसा कुछ है। और वो मुझे बोला म्यूजिक डायरेक्टर यार तुम नहीं सोच सकते, तुम डायरेक्टर की बात मत सुनो, लेकिन अच्छा लिख देना, क्योंकि लता जी ने बोला है कि अगर लिरिक्स अच्छा होगा तो मैं गाऊँ, वरना मैं गाना नहीं गाऊँ, क्योंकि म्यूजिक तो अच्छा होगा, लिरिक्स बहुत घटिया आते हैं। अब सारी जिम्मेदारी अगर गड़बड़ी हुई तो तुम हो इसके जिम्मेदार, मतलब तुम्हारी वजह से ना होगा, मैं तो पसीने आ गए तो क्या करूँ। उसके बाद मैंने जैसे भी लिखा एक आसान शब्दों में, जो पहले डायरेक्टर को समझ में आ जाए, म्यूजिक डायरेक्टर की बहर में आ जाए, और लता जी जैसे महान जिन्होंने 19,000 गाने गा रखे हैं और सारे लीजेंड्स के साथ काम किया, मुझे साधना आदमी, मतलब उनको समझ में आ जाए। यहाँ भी किस्मत के साथ क्या मैं देखूंगा लाइक काम नहीं है, उन गानों को समझ में आ गया। कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, 2 पल मिलते हैं साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। और इस गाने को लता जी ने अपने सर्वश्रेष्ठ 10 गानों में जगह दी है, ये उनकी तो सारे एक्सपीरियंस बताऊँ, सेशन इतना बड़ा है नहीं, रंजीत भाई ने कहा कि 40 मिनट में आप लोगों को अपने आप को खत्म कर लेना है। बात को क्या है, शायद कि अगर बात को खत्म करने के लिए कहा जाएगा तो उसको अपने आप को खत्म करने जैसा ही है, और शायद को आप आदत होगी, शायद को आत्महत्या करने की आदत होनी चाहिए। हर आत्महत्या के साथ नया जीवन पाता है और फिर कुछ नया कर पाता है। अब मैं इस पढ़ने को बहुत सारे अलग अलग दे सकता हूँ। एक छोटा और लास्ट एग्जाम्पल देता हूँ, एक और गाना मेरी जिंदगी में आया जिसका नाम है फैशन का है ये जलवा। अब जब ये पिक्चर थी मधुर, तब तक मेरे गाने हो चुके थे हिट, बीच में सरकार वरकार हो गई, सब हो गई पिक्चर है। जब फैशन का गाना आया तो फैशन का गाना हो चुके थे, एक गाना उनको चाहिए था जो फैशन वर्ल्ड में चाहिए था, जो बन नहीं पा रहा था, और वो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ हमने कभी काम नहीं किया था। उनका नाम है सलीम सुलेमान, जो पहले म्यूजिक डिजाइनर थे। अभी ये भी समझना पड़ेगा म्यूजिक डिजाइनर और कंपोजर में फर्क होता है। जो आप गाने की धुन दर्द सुनते हो वो कंपोजर बनाता है, और उसके अंदर जो संगीत भरा जाता है वायलिन का पीस वगैरह, उसको पहले बहुत सारे म्यूजिशियंस मिलकर करते थे। अब चूंकि वो सारी फैसिलिटी एक मशीन में आ गई है, इसलिए उसको एक आदमी भी कर सकता है। इस तरीके से उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, इसको आजकल म्यूजिक प्रोडक्शन कहते हैं। तो ये इसके वो लोग बहुत महारथी थे और वो कंपोजर भी बने थे। तो अब होता क्या, टीम के अंदर एक अगर आप साथ में काम करते थे केमिस्ट्री बनी रहती है, तो ऐसा कुछ था नहीं। और फिल्म फिर रिलीज किया गई और उन्होंने कहा कोई गाना चाहिए ड्राइवर सॉन्ग, वापस तीसरी उन्होंने कहा संदीप नाथ को बोलो, तो वो एक गाना और चाहिए और वो मेन सॉन्ग है इस बार। तो मेरे समझ में नहीं आया क्या करूँ, मैं मिला अच्छा कोई ब्रीफ नहीं, मुझे भंडारकर ने गली में था ये वो दिखा दिया ये इस पर मैं शूट करूँगा, शूट हो चुका, लिप सिंक नहीं है गाना। तो उस सीन का एक टेम्पो होता है, शूटिंग का टेम्पो, कैमरा कैसे मूव कर रहा है वो भी समझना पड़ेगा सिनेमा में काम करने के लिए।
उसकी एक गति है। अब और धुन की गति और वो मैच होने के लिए अभी मुझे पता नहीं तो किसी डॉक्टर से मिलूंगा तो वो उसने किस टेम्पो पे गाने को सेट किया है, उस पर मुझे बकवास सेट करने हैं जो भरे हुए ना लगे। जब धुन पे रखते हैं तो ये बड़े डर रहता कि भर्ती के वर्ड ना हो, ऐसा ना गड्ढा भर ऐसा ना फील आए। और उसके बाद और जब वो गाना मुझे मिला तो आगे तो उन्होंने तय करके दिया मुझे कि गाना सुखविंदर सिंह गाएंगे, वो कल चले जा रहे हैं कनाडा के और आज मुझे वो गाना मिला और मेरी ऑलरेडी मीटिंग्स लगी हुई है और कल बहुत 10 बजे तक खाना दे तो सुखी जी 2 बजे आएंगे, अब आपकी फ्लाइट है। इस प्रेशर में मुझे ये गाना लिखना है। अब फिर अल्लाह मालिक जो होगा देखा, कोई ज्ञान काम नहीं आ रहा, घबराहट ही है, कोई तजुर्बा काम नहीं आ रहा। और उसके बाद मीटर दस पर टा 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 वैसा उसमें एक जगह पर आता है तो आपने सुना होगा आदसी रवानियाँ लेती, किसी ने सुना है गाने को तो काफी मकबूल गाना है। आदसी रवानियाँ लेती है अंगड़ाइयाँ ये जला दे दिलों में चिंगारियाँ ये जलवा। अब ये मुझे ला 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 और उसको कहा जाए कि तुम्हें दौड़ना है इतनी देर में रेस पूरी कर दी है। तो ये हालात है। तो अब मैं रात को 12 बजे बस 2 मिनट डॉक्टर साहब मैंने उसको कहा कि काम करो सीडी के अंदर तब सीडी चलती थी, इस धुन को 4 बार करके मुझे दे दो क्योंकि मैं इसको पहले धुन को रटूंगा। और मैं पहुंचा रात को 12 बजे घर, मैंने अपने कंप्यूटर में चला के देखा कि चल रही सीडी, कभी कभी रीड नहीं होती, चल गई। मैंने बीबी से कहा 7 बजे जगा दी हो, बीबी ने 6:45 पे जगा दिया क्योंकि रात में बच्चे सो रहे थे और मैं ये गाने को सुनते सुनते एक्जैक्टली 2.5 घंटे में गाना बन गया, तैयार हो गया पूरा। और कुछ समय तक म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर सब सो रहे थे क्योंकि 7 से 10:30 में गाना बन गया। 11:30 बजे मेरे दोनों SMS के एक फोन आया, क्या लिखा मेरी जान। अब मैं ये गाना गा के कैसे समझाऊं डायरेक्टर को, तो मैं उन्हें बोल के बता रहा हूँ यार ठीक होगा ना, मैंने सारा अपना भरोसा रखा, अपने साथ 3-4 पिक्चरें कर चुका हूँ। उसके बाद जब तक उसको सुखविंदर जी ने गुनगुनाया नहीं तब तक लगा इसमें कुछ चेंज करना है, कुछ चेंज करना पड़ सकता है। लेकिन जब वहां पहुंचे और उन्होंने इस गाने को हम किया क्योंकि तभी फोनेटिक्स एक चीज है जो सर ने थोड़ी देर पहले बता रहे थे, बड़ा मजा आया सेशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फोनेटिक्स समझना। थॉट तो बहुत एक अलग चीज है, तो फोनेटिक्स अगर आप नहीं समझते तो आपने ये भी कहा कि हर शब्द का एक रिफ्लेक्शन होता है, मीनिंग तो है ही है पर उसका साउंड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अगर आप समझ जाए, स्पेशली जब आप म्यूजिक कर रहे हैं, मतलब गाना बना रहे हैं प्रॉपर सिनेमा के लिए स्पेशली, तो बहुत मैटर करता है। तो उसके बाद वो गाना तय हो गया और हिट हो गया। तो इस तरीके से है सर। बिल्कुल एक बड़ा अच्छा है कि साउथ की बात हुई, राम गोपाल वर्मा की बात हुई, निदा फाजली साहब एक बड़ा अच्छा किस्सा सुनाते थे और वो गीत लेखन से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो एक बार साउथ के डायरेक्टर की फिल्म कर रहे थे तो ऐसा होता है कि निदा भाई वो लिख के मिसरे देते धुन पे सुनाते, उसको कुछ समझ में आ नहीं आता। तो जो इंडस्ट्री की स्थिति है कई बार शायरों के साथ जो होता है ये उसका सबसे जिंदा हिस्सा है। तो वो जब लिख के सुनाते हैं और वो रिजेक्ट कर देता, फिर लिख के सुनाते फिर रिजेक्ट कर देते। तो निदा भाई ने खींच के पूछा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो समथिंग उसने एक लाइन बताई कि आह को चाहिए उम्र असर होने में। तो निदा साहब ने कहा कि तो गालिब का मिसरा है। तो छूटते से साउथ का जो प्रोड्यूसर था वो बोले हाँ तो ठीक है, बुला लो गालिब को, लिखा लो उससे। हम लोग इसलिए ज़्यादा होता है और इसके शिकार सबसे ज़्यादा शायर होते हैं। पिछले बरस मैंने एक फिल्म की थी बोध का है, तो वो फिल्म जब शुरू हुई तो उसमें कोई गाना नहीं था, लेकिन डायरेक्टर जो है वो 10-12 साल में उनके साथ वीडियो एल्बम खूब जगजीत जी के, पंकज दास जी के साथ के, जसविंदर सिंह साहब के, ये सब वीडियो उन्होंने डायरेक्ट किए थे। तो एक इमोशनल कनेक्ट बना हुआ था कि यार आलोक जी को काम देना है। अब फिल्म में गाना नहीं क्योंकि मर्डर मिस्ट्री थी वो, तो एक गज़ल है बड़ी मकबूल, आप सबने की है वो, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं। तो तय किया गया कि मंदिरा बेदी को जो है वो शायरा बना दिया जाए फिल्म के अंदर। तो उनको शायरा बनाया गया और उनसे फिर जितने आमीन के कुछ अशार थे, जो ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं,
मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और फिल्म ओपन भी वैसे ही होती है कि के मेनन और मंदिरा बेदी अपने अपने निजी पलों में हैं और मंदिरा जो है वो उनको पढ़ के सुना रही। खैर यहाँ तक सब मामला ठीक था। अब जब फिल्म कंप्लीट हो गई तो डायरेक्टर को अचानक से लगा कि यार ये जो फिल्म है इसमें एक गाना ऐसा होना चाहिए जो फिल्म का चेहरा बने। अच्छा, ये भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि कई बार गैर गानों की फिल्में जब कंप्लीट हो जाती है तो डायरेक्टर को अचानक लगता है, प्रोड्यूसर को अचानक लगता है इसको बेचेंगे कैसे, क्यों उसका फिर एक गाना डाला जाता है जो उसका प्रमोशनल सॉन्ग होता है। तो खैर ये कंपोजिंग पे आ गया। अभी आप में से सब लोगों को पता है बहुत मकबूल रहता है हज़रत अमीर खुसरो का ज़ियाल दुराए नैना बनाए होती हैं। अब इससे आप और हम क्या छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर को छेड़छाड़ करनी थी। उसने कहा कि भाई ये ना सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, ये मेरे मीटर पर बैठ नहीं है तो उसको कुछ करिए। तो मैंने कहा आपको जो करना है कर लीजिए, बाकी हज़रत अमीर खुसरो से आप ही निपटिएगा, फिर मैं तो नहीं निपट सकता। तो ये चीज़ें शायरों के साथ अक्सर होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ एक बार आपके जहन में सेट है कि यार मुझे मेरा मीटर ये है, मेरे लफ्ज़ियात जैसे अभी शकील भाई ने बोला कि हर एक फोनेटिक एक साउंड होता है, वो शायर को पता होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो नए म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो धुन को लेकर रिलेटेड होते हैं, उनको चाहिए कि ये धुन ऐसी ही है और इस धुन के साथ मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा। और शायर का ये रहता है कि शायर कहता है ये गीतकार तो खैर चलिए फैशन का है, ये जलवा हो ही जाता है, लेकिन शायर के साथ ये मुश्किल ज़रूर आती है कि वो अपने लफ्ज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव होता है, वो अपने मिसरों को लेके अपने गीतों को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। इसलिए कभी कभी ये चीज़ें टूटती हैं, और जहाँ ये चीज़ें नहीं टूटती हैं वहाँ मैंने जो आपको शुरू में गीत सुनाए, अब ये फरहान वासी बैठे हुए हैं, इनकी अबू ने फिल्म बनाई थी एस नूर साहब ने, उसमें गाना था कि रेखा और रेखा जब से तुझे देखा खाना पीना जीना सब दुश्वार हो गया। तो अब वो जो दौर था, अब आपको वही गाना जब समोसे में आलू की तरह सुनाई देगा तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन वो दौर था उस तरह का कि उस दौर में गाने हल्के होकर लिरिक्स हल्के नहीं होते, वो आपकी जबान पे चढ़ते थे, आपको बहुत देर तक याद रहते थे और आप उसको बरसों गुनगुनाते थे और आज भी गुनगुनाते। अब जो सवाल कर रहे हैं शकील भाई, यही सवाल है, कान में झुमका चाल में ठुमका हो गए दिल का टुकड़े, हो गए दिल के टुकड़े टुकड़े लगे 85 झटके। अब बहुत आसान चीज है, लेकिन ये 40 साल बाद लोगों को याद है। आज के गानों की रूह कहाँ है? मुझे लगता है कि हम लोग मौजूद से भटक गए हैं, अपनी फिल्मों में बात करने लगे हैं ज़्यादा। मैंने अभी बताया नहीं मेरी कौन कौन सी फिल्में आई हैं। फैसल खालिद साहब का ये सवाल बहुत ही जायज़ और बहुत ज़रूरी है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, और एक बड़ी वजह ये है कि पहले जो गाने खराब गाने भी हिट हो जाते थे। इसकी वजह ये थी कि हमारे पास सिर्फ रेडियो होता था और फिल्में कम बनती थी, मतलब एक फिल्म बनने में सालों लग जाते थे। बन रही है, आ रही है, मायापुरी में पढ़ रहे हैं, शमा में पढ़ रहे हैं सही का दिला है मायापुरी में, तो आ रही है, लोग इंतजार करते थे, सालों लग जाते थे। शोले वगैरह को पता नहीं कितने साल लग जाते थे, जितनी बड़ी फिल्म होती थी उतने ज़्यादा साल लग जाते थे। तो फिल्में कम बनती थी और गाने भी कम होते थे, और रेडियो होता था, और रेडियो मतलब लोग साइकिल में लेके चलते थे। पता चला रात में बैठक में, गांव में, कस्बों में 10 लोग 15 लोग जमा हैं और गाने चल रहे हैं, बिना का गीत माला चल रहा है। तो वो क्रेज था गानों का, और हमारे पास ज़्यादा इंटरटेन का जरिया नहीं था। मदारी का खेल आता था, वो देख लेते थे। फिल्में देखने को नहीं मिलती थी, छोटे कस्बों में थिएटर नहीं होते थे। तो एक बड़ी वजह ये है कि वो गाने ज़्यादा देर बजते थे और लोगों को याद हो जाते थे, बार बार सुनते सुनते। आज गानों की भीड़ है, हर हफ्ते 2, 3, 4, 5, कभी कभी 7, 8 फिल्में रिलीज होती हैं, कभी 10 भी हो जाती हैं, कुछ छोटी होती हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं होता, लेकिन शुमार उनका भी होता है, उनमें भी गाने होते हैं।
तो होता ये कि एक गाना जो हिट चल रहा है वो एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक होल्ड कर पाता है, दूसरा गाना आता है कहता चल भाई तेरा काम हो गया, आप मुझे रखा जाए, फिर वो अपनी जगह पर है, वो भी हफ्ता 10 दिन ही जिंदा रहता है। और इस कम जिंदगी की एक वजह ये भी है कि गाने पोएट्री बेस हो गए हैं। वो गाने तभी तक चलते हैं जब तक टीवी पे उसका प्रोमो चलता है, फिल्म का जब तक प्रचार चल रहा होता है उस वक्त तक वो गाने होल्ड करते हैं। एफएम पे भी जब नया गाना आप सुनते हैं वो भी पे करके बजाया जाता है, प्रोड्यूसर पैसा देता है तो वो गाना बजता है, फिर बाद में वो फ्री भी बजता है, उसकी रॉयल्टी भी आने लगती है। तो ये सारी वजहें हैं उसकी। पोइट्री लेस गाने हो गए हैं, वो लोगों को याद नहीं होते, एक हुक लाइन याद हो जाती है और वही उसके अलावा और क्या क्या लिखा गया है उसमें उसका कुछ पता नहीं चलता है। तो फिल्मों की ज्यादा भरता, गानों का ज्यादा बनना, गानों का पोइट्री लेस होना, शायरी गानों से खत्म हो गई है। और इसकी वजह यह है कि हमारी फिल्मों में, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि शायर नहीं है, उनको मीटर में गजल नहीं लिख सकते हैं। अगर वो ट्यून पे गाने नहीं लिखे जाते होते तो वो कभी गीतकार नहीं बन सकते थे। तो ये सबसे बड़ी 2-3 वजह हैं, बाकी और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। इसी हवाले से संदीप भाई एक सवाल आपसे ये और मुख्तसर जवाब कि पहले गानों में ठहराव हुआ करता था, इत्मीनान से वो लिखे जाते थे, सुने जाते थे। अब चूंकि जैसे दौर बदल रहा है, ये जनरेशन फास्ट पेस हो गई है और आज पहले क्या था कि हमारा जो आइडियल हुआ करता था वो इंडिया का ही कल्चर और यहाँ के साइड हुआ करता था। अब हम बहुत सारे इंस्पिरेशन वेस्ट से ले रहे हैं जहाँ की बीट फास्ट है और ये एक्सपेक्टेशन होती अब जो गाने बने उनकी बीट फास्ट होगी। वो बीट फास्ट होने के चक्कर में शायरी का क्या हाल हुआ है, इस हवाले से भी बात कर रहे थे, आपकी इसमें क्या रिएक्शन है? खुद ही देखिए, क्योंकि सवाल ऐसे हैं, इसमें एक 2-3 कालों का एनालिसिस करना होता और समय कम है। एक फटाफट मैं बताता हूँ। पुराने समय में भी बहुत तरह के गाने बनते थे, ये बात तय है कि चूंकि पहले गाने राग, लोकगीत इन पर आधारित होते थे और ज्यादा गाने लिखे हुए गाने कंपोज होते थे। मैंने ये बात कई बार कही है लोगों की, भाई इसमें लिखा हुआ है संगीत, यानी कि गीत के साथ है वो भरत की व्याख्या पे मैं नहीं जाता, मैं शाब्दिक व्याख्या पे वैसे चालू व्याख्या पे तो पहले गीत ले लो, उसको कंपोज कर दो। लेकिन चूंकि वेस्टर्न प्रभाव जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हर जगह म्यूजिक लिया जाता है। अब जैसे मैं फिर एग्जाम्पल देता हूँ, रहमान साहब एक तमिल आदमी है, वो मीटर तमिल में सोचते हैं, उनके बहुत सारे गाने जो तमिल में पहले उन्होंने सोचे, तमिल की दृढ़ लिपि अलग और उसको जब बाद में कोई लिखता है तो इस तरीके से उसको उसमें फिट करना पड़ता है, दोनों भाषाएं बहुत अलग है। तो पहले भी गाने बने हैं, मेरा नाम चिन चिन छू, आरे की रेड रेड मैंने चुहा, बनते थे, लेकिन वो सिचुएशन की वजह से। अच्छा, दूसरी बात है वो टीम जो होती थी, जो पहले वो एक साथ इन्वॉल्व होती थी, उसमें बहुत सही बात है। प्लस गानों के रिहर्सल में खुद सिंगर्स बैठते थे, गानों के रिहर्सल में खुद सिंगर बैठते थे, इसकी वजह से गाने का हर पहलू जो है वो गौर हो जाता था उसके ऊपर कि अगर नहीं कुछ लग रहा है तो उसको कंसेंसस जिसे कहते हैं, सब लोग मिल बांट के एक चीज को डिजाइन करते थे। आज धुन किसी ने किसी को दे दी, किसी ने लिख दिया किसी जगह पर, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग का कई बार तो रिकॉर्डिंग का लिरिसिस्ट होता था नहीं, आप समझ लो एक सिंगर अलग गा के चला गया, दूसरा अलग गा के चला गया, बिल्कुल ये सब चीज। अब ये बात, अब इस पे बात चली जाएगी बाजार की तरफ। अरे भाई, पहले नाश्ते में हम लोग सिर्फ रोटी सब्जी और पराठा खाते थे, आज हम लोग बर्गर सब कुछ खाने लगे हैं। फिल्मों का कंटेंट बदल गया है, गाने भी बदलेंगे। आज गीतकार के सामने चैलेंज क्या है, वो पुरानी शायरी को भी मेंटेन रखे, जो नया है आंटी पुलिस बुला लेगी, इसको मैं अवॉइड कैसे करूं, ये भी कोई लेके आया, जरूरी नहीं वो शायर है, उसके पास एक कंटेंट है जो कहीं पर फिट होता है, उसके सुनने वाले मौजूद हैं, तो वो कहीं पर तो वो अपनी जगह लेगा। उस समय तो नहीं था सवाल। आज मुझे बाजार में घूमता हूं, किताबों की दुकान नहीं दिखाई देती बहुत दूर दूर तक, मुझे हर तीसरी चौथी दुकान पे एक पॉप दिखाई देता है, एक डिस्को दिखाई देता है, एक आज की मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल हर चीज का बदलाव। उसको गीत कैसे बच जाएगा, आप ऐसे गीत को कैसे बचाओगे उस चीज से? अब उसको आप प्रदूषण मानो, बदलाव मानो, समय की धार मानो, जो कहना चाहो। हम लोग गोल्डन टाइम था, ये बात फैक्ट है। हमारे लोगों के कैरेक्टर चेंज हो गए, तो हमारे बुजुर्गों के कैरेक्टर जैसे हमारे कैरेक्टर नहीं रहे, वो जो कपड़े पहनते थे वैसे कपड़े नहीं पहनते, तो छत्ती में फर्क आया है, तो इसलिए गीतों में भी फर्क आया है। आज के गीतकार को शायर भी रहना है और वो जो भी उटपटांग चीजें भी उसको करनी पड़ेगी, ये बाजार की या इस फिल्म इंडस्ट्री की डिमांड है। मैं बस एक क्विक यहाँ ऐड करूंगा। पिछली बार जब इरशाद कामिल आए थे तो हम लोग बैठे, मैंने उनसे बात की आपने रॉक स्टार के गाने कैसे लिखे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें जो बहुत मौलिक है, कुन फायकुन वाली जो है या फिर सडाहा,
बोले भाई साडा हक तो एक उन्होंने इंसिडेंट कोट किया कि वो जब 10th पास करके 12th में एडमिशन के लिए जाना था, कॉलेज जाना था, तो जाते थे, कॉलेज बंद होकर लॉकआउट हो गया था। ये डेली जाते थे, साइकिल से बेचारे चक्कर खा के आते थे, कई महीने तक ये सिलसिला चला। तो उसी दरमियान मोर्चा किसानों का निकल रहा था, उसमें वो नारा लगाते थे साडा हक ऐथे रख, पर वो जहन में मेरे बैठ गया। तो ये एक्सपोजर या फिर ये कुन फयकुन वाला जो गाना है, बोले एक दिन 1:30 बजे बैठे, दूसरे 1:30 बजे निकले हम लोग स्टूडियो से। रहमान साहब वहीं बैठे, मैं भी इधर बैठा हूँ, इम्तियाज अली भी वहीं बैठा है, और रहमान साहब कॉन्स्टेंटली दिमाग में कर रहे हैं ये कैसा होगा, ये कैसा होगा। तो ये जो टैलेंट का मिलन होता था ना, जब टैलेंट का मिलन होता है तो आपको फीडबैक सबसे मिलता है, और उसके बाद आप ऐसी चीज क्रिएट करते हैं जो लास्टिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली आज बता रहे हैं कि आपने लिख दिया, म्यूजिक डायरेक्टर कहीं और है और बाकी लोग किधर है, और वो अपने हिसाब से चीजों को फिडल करते हैं, तो गाने में वो रूह जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। क्विक रिएक्शन। एक चीज जो मिसिंग है अभी पूरे कन्वर्सेशन में, वो है 15 सेकंड की क्वालिटी। इसके बिना ये कन्वर्सेशन कंप्लीट नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको कि होता क्या है कि जब साहिर लिखते थे तो 15 सेकंड में मुखड़ा नहीं लिखना होता था, पंचलाइन भी नहीं देनी होती थी, उनको पोएट्री करनी होती थी। मजरूर साहब का दौर, जो दौर आपको याद है, बिल्कुल सही बात कही गई कि आपके पास वक्त बहुत था और जरिया एक था रेडियो। आज का दौर ये है कि आपके पास व्हाट्सएप भी है, आपके पास फेसबुक भी है, आपके पास ट्विटर भी है, आपके पास इंगेज रहने के जो टूल्स हैं वो बहुत सारे हैं, और जो विशुद्ध संगीत है वो वक्त मांगता है। इसलिए बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो क्लासिकल सिंगर्स होते हैं, हमको मतलब शकील भाई मैं अपनी फिल्म का जिक्र नहीं कर रहा हूँ हमको उस्ताद राशिद खान साहब से गाना कराने में अपनी फिल्म का पसीने छूट गए, बिकॉज आज भी जैसे एक ज़माने में जब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को मुग़ल आज़म में गुनगुनाना नहीं था तो उन्होंने 25,000 रुपये मांग लिए थे। वो दौर आज भी है, क्लासिकल के लोग फिल्मों की तरफ नहीं जाते। तो सवाल ये है कि जो चीज़ वक्त मांगती है, जो चीज़ आपका एकांत मांगती है, उस चीज़ को अगर आप 15 सेकंड में कंप्रेस करेंगे तो बेशक वो खराब होगी, क्योंकि वो जो है लिटरेचर जो है, म्यूजिक जो है, और गीत भी मैं उनको अलग नहीं मानता। हमारे पास हिंदी सिनेमा में ये हमारा प्राउड है कि ऐसे ऐसे गीत हैं जो कहीं के भी साहित्य से बहुत आगे हैं। बहुत सारे गीत हमारे पास ऐसे, हम बहुत सारी कल्ट फिल्में कोट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे नगमे कोट कर सकते हैं, लेकिन वो उस बंदिश के नगमे नहीं थे कि आज धुनें कहाँ चली गई। आप शोले की धुन देख लीजिए, माउथार्गन की धुन देख लीजिए, आप गिटार की पंचमदा की धुन देख लीजिए, या आप सितार देख लीजिए दस्तक का, मदन मोहन साहब का। कि सितार का एक कॉर्ड लगा है और आपको पता चल गया कि गाना हमें बताए पूछा हो बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। तो ये जो दौर है, ये दौर वो दौर से नहीं कम्पीट कर सकता। अब आपके पास 15 सेकंड है, और 15 सेकंड में एक बहुत अच्छे गीतकार हैं जो अब दिल्ली से लखनऊ चले गए हैं और अपनी स्टोरी टेलिंग करते हैं। नीलेश मिश्रा उनका नाम है। उनका एक बार मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि मैं 15 सेकंड में मुखड़ा नहीं लिख सकता। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है इस समय के संगीत की और सिनेमा के संगीत की कि आपको सबसे पहले कॉलर ट्यून सोचनी है कि वो आंटी पुलिस बुला लेगी वाली पंचलाइन आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी एक इस सेशन का एक खास वो था जिस पर जिक्र होना चाहिए था, अगर आप कंटेम्परेरी सॉन्ग्स पर और पोएट्री पर बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं ये मतलब ये जो पूरा कन्वर्सेशन है, इस कन्वर्सेशन में कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बेसिकली हमारे लिटरेचर में भी जो गिरावट आ रही है ये इसको भी इंडिकेट करता है कि हम उसको एज ए चैलेंज नहीं ले सकते हैं। जो शायर थे पहले मुशायरे भी पढ़ते थे, मजरूर साहब पढ़ते थे, शाहिर साहब पढ़ते थे, फिल्मों में भी लिखते थे और दोनों जगह पर सक्सेसफुल होते आते थे। आज का फिल्म का शायर मुशायरे से कटता जा रहा है। वो एक्चुअली देखिए मजरूर साहब ने लिखा है कि उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। फिर मजरूर साहब ने ये भी लिखा है कि जवाब हो यार कि तुमको हुआ क्या, जो जीता वही से करता। वो वर्सनिटी जो एक आप जो पूछ रहे हैं वो क्या है, वो एक्सेप्ट करने वाले लोग भी नहीं हैं, वो आपके पास वो ऑडियंस भी नहीं है। माफ कीजिएगा, मतलब सुनने के लिए आज गुलजार के गीत कितने लोगों को पसंद आते हैं। आज अगर कोई एक बहुत अच्छा
बहुत अच्छी गजल अगर आ गई, तो एक जगजीत सिंह के बाद एक स्पेस क्यों आ गया हमारे पास? क्योंकि वो दौर एल्बम 90 मुझे लगता है 97 98 के बाद से म्यूजिक कंपनी ने पैसा देना बंद कर दिया। आपको ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी कि म्यूजिक का के जो शेल्टर्स होते थे वो खराबा वो तबाह हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं। आज कोई भी भरने का उठ के जाए और अपना गाना, अपनी गजल, अपना सिंगल किसी टाइम्स म्यूजिक को दे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जिस टाइम्स म्यूजिक या जिस टी सीरीज या जिस यूनिवर्सल की सीढ़ी चढ़ने में कलाकार की चप्पलें घिस जाती थी, आज वो वेलकम करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका कुछ नहीं लगना है। आपको अपना सिंगल बनाना है और टाइम्स को देना है, वो टिक्की लगा देगा, 50% यूट्यूब से रॉयल्टी वो ले लेगा, आपका गाना चल जाएगा तो आधे पैसे वो रख लेगा, सिर्फ टिक्की लगाने के वो 50% दे लेगा। तो ये सवाल ये है कि जो स्ट्रगल है, जो चीजें बदली हैं, वो पूरा समाज बदला है जो सुनता भी। एक र्यूमर जो अक्सर लोगों से सुनने को मिलती है ये फिल्मी शायरी के हवाले से, कई बड़े फिल्म के सॉन्ग राइटर हुए जिनके पास लोग जाते थे, जिनकी चप्पलें घिस गई और उनका कलाम नहीं बिका, नहीं चला, तो कुछ 1000 रुपए दे करके कहते कलाम कर दो, ये पैसे लेके चले जाओ। एक बड़ा बैंक उन्होंने बनाया और सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने अपने गीत अपने नाम से डाल दिए। इसके लिए एक अलग सेशन होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि अब शायद देखिए मैं बताऊँ आपको, अभी लोग शकील भाई बड़े भाई की तरह भी हैं और साथ में रहते हैं तो काम भी खींचते रहते हैं। 97 मैं गानों का जिक्र नहीं करूँगा, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो स्ट्रगल करके वापस आ गया था और सहाफत में अपनी पत्रकारिता भी, मैंने कहा दाल रोटी बम्बई में नहीं चलेगी। 95 से लेके 97 98 तक तो उस वक्त पेजर हुआ करता था, गानों का भी जिक्र मत पूछिएगा। तो पेजर हुआ करता था, और जतिन ललित के एक वो म्यूजिक अरेंजर थे, शकील भाई उनका नाम हुआ करता था, आज भी है। तो उस वक्त जैसे अब आजकल होता है कि म्यूजिक डिजाइनर आ गए हैं, कंपोजर आ गए हैं, संदीप भाई बता रहे थे कि अलग, उस वक्त सिर्फ एक आदमी होता था, उसका नाम होता था अरेंजर। संगीत का धुन बना के दे देता था और अरेंजर उसके अकॉर्डिंग सारे इंस्ट्रूमेंट्स को। तो जब उनको देखा नहीं गया कि लड़का आया है, डॉक्टर बशीर बदर साहब के बैकग्राउंड से मैं गया था बॉम्बे, तो उनको थोड़ा तरस आया कि बड़ा पाव खा के रह रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मियाँ, तुम्हारा काम तो चल रहा है, होगा ये कि तुमको एक पेजर मिलेगा और पेजर में मुखड़ा आएगा, ठीक है, और मुखड़ा आएगा और उसके बाद तुम अपने अंतरे उसमें लिखते रहो और देते रहो। ये मत पूछना कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें 5-10 हज़ार रुपये महीना मिल जाएगा। सच्चा किस्सा है, और लगभग 10-12 अंतरे हो जाते थे महीने के, और हमको 5-7 हज़ार रुपये मिल जाते थे। तो हम बसई से और जो अंधेरी है वहाँ अपना काम कर लेते थे। बट एक दफ़ा फिर मत पूछिएगा कि गाना कौन सा था, इधर पड़ गया एक गाना, और ऐसा पड़ा कि बस जहाँ कदम थे, मुझे याद है वो अंधेरी की वो बड़ा पाव वाली दुकान, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, और बस जैसे कल वो पंकज त्रिपाठी जी से बात करते करते वो इमोशनल हो गए थे, शायद ये पूरा किस्सा सुनाते हुए इमोशनल हो गया कि उस वक्त बस पैर जो थे वो धरती में नहीं गड़े, बाकी सब कुछ हो गया। तो वो जो एक पोएट की, एक जो शायर की जो एक सेंसिटिविटी होती है कि वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव होता है, इसको लिंक करना पड़ेगा आपको। ये लिंक वहीं भी होता है जहाँ आप अपने लफ्ज़ों को लेके बहुत रिजिड होते हैं, ऐसे ही आप अपनी चीज़ों को लेके यार ठीक है, हमने अपना लिखा अपने कलम से कुछ, और देखिए कहीं और जा रहा है, किधर जा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं, और जैसा आपने बताया कि मसौदे जो है वो कहीं कहीं इस्तेमाल होते हैं, तो कहीं हो जाते हैं। तो एक वजह जो इसकी है क्योंकि अब जो म्यूजिक डायरेक्टर आए ना, उनका लिटरेचर से कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं रहा। ये खानदानी आ गए या कुछ समझते थे, और जब लिटरेचर आदमी नहीं पढ़ेगा तो उसको सॉन्ग की समझ भी कम आएगी। एक तो ये बात है, और शायद हम देखते हैं जो जनरेशन शिफ्ट हो रहा है ना, उस जनरेशन शिफ्ट में क्या हो गया कि जो पसंद बदल गई है, तो आज की जो यूथ है जो वो ट्यून डाउनलोड करती है, उसको ऐसे गाने चाहिए जो कि फटाफट, मतलब वो एक 15 सेकंड जो आप बता रहे हैं, वो एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो लिटरेचर को बिल्कुल तबाह करके रख देंगे। और कुछ गाने जिसमें अभी कोई ठहरा हुआ है वो गाने चलते हैं, आज भी आप सुनते हैं, लेकिन ज्यादातर गाँव में ये हो रहा है कि वो आए और चले गए, पता भी नहीं चलता है।
इसीलिए साल में कुछ गाने ही हिट होते हैं, लेकिन मैं फिर उनको शाबाशी दूंगा कि वो शायर या वो गीतकार जो इस स्थिति में भी कुछ गाने अच्छे निकाल लेते हैं, कैसे वो राशि करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर को, जिसमें कुछ शायरी करने का मौका होता है। और मैं पब्लिक को भी बोलूँगा कि पब्लिक उस तरह गानों को पसंद करके हिट भी करा देती है। ऐसे बहुत सारे गाने हैं, भट्ट कैम्प में कुछ गाने अच्छे आ जाते हैं कभी कभी, बिल्कुल यशराज में कुछ गाने अच्छे आ जाते हैं, और इक्कत को कहीं से भी अच्छे गाने तो आते हैं साथ में, बट उनकी मात्रा बहुत कम है। शकील भाई, यहाँ सेशन आपका हम खत्म करेंगे, फ्यूचर क्या देख रहे हैं फिल्मी शायरी का? नहीं, मैं इससे पहले अभी जो बातें चल रही थी उस पर 1-2 मिनट। जी बिल्कुल। क्या मुझे भी सवाल करने का मौका होगा? जी जरूर। नहीं, आप बात गुफ्तगू कर लीजिए, फिर आप सवाल करेंगे। गुफ्तगू तो मैं ये अभी जो इसको समेट लूँ, फिर आपका सवाल है। देखिए, ये जो हिट और फ्लॉप का चक्कर है, फिल्म जो है वो सबसे पहले तो एक बिजनेस है। जो लोग पैसे लगा रहे होते हैं वो अपने पैसे की रिकवरी भी चाहते हैं कि हमारे पैसे वापस आए और हम कुछ कमाएं उससे। तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, वो सोचते हैं और करते हैं। लेकिन कहते हैं इश्क में हवस पैदा हो गई, हम अपने काम के कहीं ईमानदार नहीं है। एक डायरेक्टर फिल्म जो है वो सबसे पहले तो राइटर की होती है, जो लिखता है पेपर पे, डायरेक्टर उसको जी के पर्दे पे दिखाता है, उसको तस्वीर की शक्ल में। तो जब कागज पे फिल्म होती है तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उसको क्या क्या चीजें चाहिए हो, और डायरेक्टर सही सिमत में जा रहा होता है। डायरेक्टर चाहता है कि मैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही इसकी पूरी करूं और मेरा जो प्रोड्यूसर है वो मेरा साथ दे। लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो हवस लेके बैठा है, ज्यादा से ज्यादा उससे कमाना चाहता है, चाहे वो फिल्म खराब हो जाए। और इस तरह से फिल्म खराब होना शुरू होती है। प्रोड्यूसर उसमें टांग अड़ाता है, रोले करता है, डायरेक्टर मजबूर हो जाता है, रोने लगता है, रो देता है। मेरे कई बार ऐसा हुआ है, मैं काफी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है। एक छोटे से ऑफिस में बैठ के चंद लोग ये तय करते हैं कि ये 1 अरब या 1.25 अरब लोगों का जो मुल्क है, और ये जो लोग हैं ये सारे बेवकूफ हैं, ये चलेगा और ये नहीं चलेगा, ये उनकी समझ में आएगा और ये नहीं आएगा, और इसीलिए वो फ्लॉप होते हैं। जब हम ये सोच के फिल्म बनाते हैं और जब हम ये सोच के नहीं बनाते हैं, हम जब अपने लोगों पर, अपने दर्शकों पर, अपने नाज़रीन पे भरोसा करते हैं, तो हम आज भी भाग मिल्खा भाग ऐसी फिल्म बनाते हैं। और जब हम उन पर भरोसा नहीं करते तो हम ग्रैंड मस्ती बनाते हैं और ग्रैंड मस्ती बनाते हैं और फ्लॉप होते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, वो गानों को लेके बात हो रही है कि अब ये भी चल रहा है, जमाना बदल रहा है। तो जमाना बदल रहा है, अगर आपके पास जो 10 ऑप्शन है वो सारे गाने अगर आंटी पुलिस बुला लेगी जैसे गाने होंगे, तो मुकाबला किससे कर रहे हैं? उस 10 में 4 गाने आप ऐसे भी डालिए जिसमें शायरी है, फिर मुकाबला देखते हैं कि कौन जीतता है। तो ऐसा नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है। सरहद पार से गाना आता है, मेरे रश के कमर, कोई जानता नहीं रश के कमर का मतलब, वो धूम मचा के चला जाता है, ठीक है, उसका मतलब कोई नहीं जानता। लेकिन वो किसी फरहान भाई से फोन करके पूछता है कि रश के कमर का क्या मतलब है, कौन वाली कमर है, फोन करके पूछता है हमारे कौन वाली कमर है। मैं सच बता रहा हूँ कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो नई नस्ल है, वो बहुत ज़हीन है, बहुत सीखना चाहती है। वो हमसे पूछती है कि इसका मतलब क्या हुआ, वो जानना चाहती है, वो बेवकूफ करता ही नहीं, वो अच्छा सुनना चाहती है, अच्छा देखना चाहती है। एक मेरा वाकया भी सुन लीजिए जो इसके जिम्न में आता है। फिल्म का नाम भी बता देता अभी कुछ नाराज बात नहीं है, फिल्म का जिक्र भी हमारा होना चाहिए, लेकिन सिर्फ वही नहीं होना चाहिए। हम बीच में खाली अपनी ही बात कर रहे थे, मतलब कोई मतलब नहीं। एक फिर उसको करें और फिर बयां अपना बन गया, रफी बातें अपना। एक फिल्म आई थी शादी में जरूर आना, उसमें एक गाना था
तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम कलर भटको तुझे। वो गाना भाई साहब, उस फिल्म में 4 या 5 गाने थे। डायरेक्टर का सबसे पसंदीदा गाना था। वो चाहता था कि मेरी फिल्म का प्रमोशन, चाहती थी रत्ना सिन्हा, वो चाहती थी कि मेरी फिल्म का जो प्रमोशन है, पहला गाना यही टीवी पे आना चाहिए तो। लेकिन जो लोग मार्केट में बैठे हैं, जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, उनमें से एक साहब ने मुझे कहा कि शकील भाई, ये गाना अच्छा तो लगता है, लेकिन इसमें बनारस है ना, तो ये तो गाना खाली बनारस में ही सुना जाएगा। मतलब कमाल के चक्कर है। ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बना था आजादी के बाद, उस वक्त की कहानी थी वो। तो ये इस गाने में था कि सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है। अब इसमें बहुत सारे मूवमेंट थे, कोई वजू कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई चल चढ़ा रहा है, अजान हो रही है, शब, ये सारी चीजें उसमें थी। और उसमें एक अंतरे में लाइन थी कि गली चटकती है हौले हौले कि जैसे दुल्हन नकाब खोले। ये उसमें एक लाइन थी, तो जुड़ी हुई थी। उस फिल्म के जो एसोसिएट डायरेक्टर थे, एसोसिएट डायरेक्टर जो डायरेक्टर के बाद का पहला अभिनय होता है, हाँ, वो आदमी आज तक डायरेक्टर नहीं बन पाया, पूरा हो गया है। रोहित शेट्टी उसका चौथा एडिटर था जो बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया। वो आदमी आज तक डायरेक्टर नहीं बना, और रोहित शेट्टी को भी बहुत बन किया हुआ था, बड़ा हाई पुराने टाइप से। तो गाना शूट नहीं हुआ मेरा। पहली फिल्म जो राइटर थे उसके तनवीर खान साहब, उन्होंने उनके जरिए वो फिल्म मुझे मिली थी, वो डायलॉग लिख रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि वो तो गाना शूट होने वाला नहीं, ये खबर आई है, मेरा क्या होगा? तो बोले अच्छा, मैं बात करता हूँ। उसमें कुकू कोहली साहब डायरेक्टर थे, उनकी आखिरी फिल्म थी वो। तो उन्होंने बात की, तो वो जो एसोसिएट डायरेक्टर जिनकी बात मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि तनवीर भाई ये गाना शूट नहीं हो सकता। बोले क्यों? अरे कैसे शूट करें? वो उसमें लिखा है कि नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है। सूरज को कपड़े कहाँ से पहना है? मैं सच बता रहा हूँ, ये रियल है। सूरज को कपड़े कहाँ से पहनाए? उन्होंने डांटा, बोले कोई बात नहीं, एक बच्चा लेंगे, उसका नाम सूरज रखेंगे और उसको कपड़ा पहनाएंगे और तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की। जी, अब आप सवाल करें तो मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हो सका कि पहले रेडियो पे बहुत दिन तक गाने बनते थे, फिल्में बहुत कम बनती थी, और उसका जवाब मेरे पास ये है जवाब कि शमशाद बेगम के ज़माने में मैं नहीं था, और ये सब लोग भी नहीं थे जहाँ तक मैं समझता हूँ। लेकिन शमशाद बेगम के गाने आज भी रिमिक्स होकर बज रहे हैं और पुराने भी बज रहे हैं। हमने कभी नहीं सुने शमशाद बेगम के गाने, लेकिन अब सुन रहे हैं। आपके डिस्कशन से भी मुझे कुछ जवाब मिल गया है, वो हवस वाला। मेरा मानना यह है कि जो आज का म्यूजिक डायरेक्टर है, सबसे ज्यादा इसने प्रमोट किया है गानों में, क्योंकि वो हवस में पड़ गया है। बिल्कुल सही। इसके पास फोक टच नहीं है। देखिए, गाना वो आपको अच्छा लगेगा जिसमें फोक टच हो। फोक टच के बिना आप वेस्टर्न म्यूजिक के बड़े-बड़े एल्बम से निकाल करके गाना बना दीजिए, वो मुझे तो टच नहीं करेगा, और इनमें से किसी भी हिंदुस्तानी को टच नहीं करेगा। आप जो करवा रहे हैं ये भी बड़ी वजह है ये। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बेचारा क्या करे? मैं बता रहा हूँ आपको, पहले क्या होता था कि एक फिल्म के लिए एक म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया जाता था और एक गीतकार, एक नगमा साइन किया जाता था, और वो महीनों काम करते थे। तो वो वही आदमी लिखता था कि आंटी पुलिस बुला लेगी, वही लिखता था, और वही वो भी लिखता था कि हमें बताए क्यों बाजार की तरह। उसके लिए अलग से गीतकार नहीं बुलाया जाता। महीनों मेहनत करते थे वो लोग, तब जाके ये काम होता था। और उनको ये डर नहीं होता था, ना म्यूजिक डायरेक्टर को ना गीतकार को, कि इसमें दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर आ जाएगा और मेरा गाना नहीं पास हुआ तो क्या होगा। आज हमारा जो म्यूजिक डायरेक्टर है, एक फिल्म में 5-5 म्यूजिक डायरेक्टर आप देखते होंगे, 4-4 म्यूजिक डायरेक्टर। भाई साहब, गाना जो है ना, उसकी लड़ाई सिर्फ गाना पास हो जाए, चले या ना चले, गाना पास हो जाए, मेरा गाना आ जाए, मेरा नाम चल जाए। ये जो हवस है
ये हवस ऊपर थोपी दी गई है बेचारे के ऊपर, हमारे सिस्टम में थोपी है, तो वो मजबूर है, उसको गाना पास करवाना है और वो देख रहा है कि क्या चल रहा है, लाओ भाई महेश भट्ट टाइप गाना ले आओ, फलाने टाइप गाना ले आओ, तो वो वही बना रहा है। हर म्यूजिक डायरेक्टर गिटार कांधे पे लटकाए हुए महेश भट्टी गाने लेके घूम रहा है, एक जैसे सबके पास गाने हैं। तो ये घबराहट जो है, ये जो हवस है, उस पर थोपी हुई नहीं है, वो मजबूर है, उसको काम चाहिए, उसको नाम चाहिए, जिसके लिए वो गाँव छोड़ के आया है। बस एक छोटी सी बात यहाँ मैं ऐड करूँगा और इस डिस्कशन को हम लोग यहाँ पे रोक देंगे कि पहले अगर आपको याद हो, क्योंकि आपके सवाल में था कि ज़्यादा वक्त नहीं चलते थे, तब बिना का गीत माला में एक लिमिट थी कि 25 हफ्ते जो गाना बच गया वो रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब आप उस गाने को 3-4 महीने तो सुनते थे, तो 25 हफ्ते की मियाद उसमें हुआ करती थी। और ये बात सही है कि जो अच्छे गाने इसलिए नहीं सुनते थे कि और कोई गाना नहीं था, इसलिए सुनते थे कि वो दिल को टच करता था। बिल्कुल, लेकिन उसकी ड्यूरेशन 25 हफ्ते तक हुआ करते थे। 25 हफ्ते इसीलिए होती थी, फोक टच था उसमें। नहीं, सारे गाने फोक टच नहीं होते। दिमाग को छूता था, शायरी थी, दिमाग को छूती थी, म्यूजिक था, दिल को छूता। हम इस पुस्तक को और कहीं जारी रखें। अगर आपको याद हो, बहुत सारे ऐसे गाने थे जिसमें फोक टच नहीं था, वो भी 25 हफ्ते बजे थे। और आपको राम तेरी गंगा मैली का जो मशहूर गाना है वो डांस पे, वो 25 हफ्ते 1 नंबर बाजार में बजा था। सुन साहिबा सुन। तो होता है कि गाना जो दिल को छू ले, बेसिकली वो गाना बजते रहता था। बुनियादी तौर से जो ये सफर जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, एक आईना बेसिकली दिखाना था कि आज के जो गाने लिखे जा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब समाज बदलेगा तो उसकी ज़रूरियात बदलेगी, उसकी एक्सप्रेशन बदलेगी और उस हिसाब से इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते तो आप वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकलिए और कोई और काम कीजिए, क्योंकि लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं। लेकिन फिर भी गाने अच्छे बन रहे हैं बहुत सारे, जिसमें शायरी भी है, जिसमें अच्छा म्यूजिक भी है, जो आज भी याद रखे जाते हैं और अच्छे लोग उसको गा भी रहे हैं। हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो हर दौर में टैलेंट जो है उसकी कदर होगी, हम इतना समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम 60s या 70s का गाना आज शायद एक्सपेक्ट करें तो वो नहीं मिलने वाला है। जैसे 60s के कपड़े आज हम नहीं पहनते, शायद हम गाने भी समाज और उसका बड़ा जो कंज्यूमर है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस हालात में भी शायरी कहीं ना कहीं जिंदा रहेगी। आप लोग इसमें शामिल हुए इस डिस्कशन में और इतनी देर तक पेशेंटली सुना, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम तीनों पैनलिस्ट बड़ी अच्छी, बड़ी ओरिजिनल पुस्तकों की, बड़ी सटीक पुस्तकों की, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।